वेलकम टू द पाठशाला। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमारा ग्रामर में मास्टरी हासिल करने की 50 दिन की क्लासेस चल रही है। 11 डे की क्लासेस हम कर चुके हैं। आज हमारा डे 12 है। आज की क्लास में हम कंडीशनल सेंटेंस की बात करेंगे। इससे पहले हमने क्वेश्चन टैग की बात की थी, उससे भी एक आध क्वेश्चन आता है। इससे एक दो क्वेश्चन कंपलसरी रहता है। क्वेश्चन टैग से एक बार हो सकता ना आए, लेकिन कंडीशनल सेंटेंस जरूर से जरूर आता है। तो इस क्लास को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। टीयर 2 की स्पेशल क्लासेस की इन्फॉर्मेशन आपको मैं दे रहा हूँ कि मैं ये क्लासेस चलाऊंगा, तो ध्यान रहे कि आप लोग को ये क्लासेस प्रॉपर तरीके से अटेंड करनी है। और अगर आपको हमारा काम पसंद आ रहा हो तो इस जो है वीडियोस को जो है शेयर कीजिए उन लोगों तक जो वीक हैं, जिनके इंग्लिश में 10, 12 या 15 नंबर आते हैं, जो अंदर से कॉन्फिडेंस फील नहीं कर सकते कि वो इंग्लिश में कुछ कर सकते हैं। देखो यार, मैं यहाँ पे जो आया हूँ वो मैं पढ़ा रहा हूँ उन स्टूडेंट को जो मेरे जैसे हैं, जिनको हमेशा इंग्लिश से डर लगता है कि 10 से 12 या 15 नंबर आ जाए तो बहुत है। ये डर मैंने बहुत ज़्यादा महसूस किया है, तो मुझे ये पता है कि इस डर से निजात कैसे पाया जा सकता है। इन 50 क्लासेस के बाद मैं गारंटी देता हूँ, जो स्टूडेंट 10-12 नंबर का सोचता था वो 40, 50, 45 इनमें से कोई भी स्कोर वो सोचने लगेगा। इवन तो जब ये 50 क्लासेस करेगा ना, तो उसे ये पता चल जाएगा कि उसे करना क्या है। तो मैं यहाँ पे ब्रिलियंट स्टूडेंट को पढ़ाने नहीं आया हूँ, मैं मेरी तरह वीक स्टूडेंट को पढ़ाने आया हूँ, जो ये इस प्रॉब्लम से जो डरा करते हैं कि इंग्लिश बहुत हवा है, इंग्लिश नहीं किया जा सकता है, इंग्लिश में ऐसा होता है, इंग्लिश में वैसा होता है। तो मैं पढ़ाने से ज़्यादा आपको तरीका बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस डर से निजात कैसे पाया जा सकता है, कैसे आप लोग जो है इस डर को ख़त्म करके ब्रिलियंट स्टूडेंट की तरह सोच सकते हैं, ब्रिलियंट स्टूडेंट की तरह स्कोर कर सकते हैं। आपको सिर्फ डरना नहीं है, जैसा जैसा मैं बता रहा हूँ सिर्फ वैसा वैसा आप प्रोसेस करते रहिए। ये प्रोसेस आपको ईजी और ईजी लगेगा अगर डे बाई डे फॉलो करेंगे। तो एक दिन आपको पता चलेगा कि हाँ, आपके 50 क्लासेस के बाद आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस महसूस करोगे। आपको लगने लगेगा कि इंग्लिश आपके घर की खेती है। तो इस क्लासेस के थ्रू मैं आपको इंग्लिश की आपके घर की खेती बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। चलिए हम बात करें अपने माइंड बाउल की। जैसे मैंने यहाँ पे थोड़ा सा इसको फिल कर लिया है। फिल इसलिए किया है क्योंकि डे 11 हो चुका है, अब हम डे 12 इसमें फिल करने वाले हैं। तो एटलीस्ट आपको कुछ तो नॉलेज हो गया है 11 क्लासेस में। अभी हमारी 50 क्लास होनी है, 11 क्लासेस में कुछ तो नॉलेज हो गया है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि जो स्टूडेंट मेरे रिवीजन का प्रोसेस नहीं अपना रहे हैं उनको इन क्लासेस का उतना बेनिफिट नहीं मिलेगा, लेकिन जो रिवाइज कर रहे हैं वो 50 क्लासेस के बाद ये महसूस करेंगे कि हाँ, उन्होंने इंग्लिश में क्या हासिल किया है। तो रिवीजन पे फोकस जरूर रखिए, क्योंकि अगर आप रिवीजन कर रहे हैं तो डे 1 आपका 11, 12 टाइम रिवाइज हो गया होगा, वो आपकी जुबान पे होगा। डे 2 इससे थोड़ा सा कम होगा, जुबान पे होगा। डे 3, डे 4, डे 5, डे 6 तक आपकी जुबान पे होगा, जिस तरह मैंने बताया है। अगर आपने ये प्रोसेस नहीं किया है तो अब आप फिर से डरोगे, मैं बता रहा हूँ। फिर अगले साल के लिए जाओगे, फिर उसके अगली बार जाओगे। तो जब तक ये प्रोसेस आप नहीं करोगे तब तक आप नहीं कर सकते हो। एग्जाम क्रैक करने के लिए जरूरी है आपका ये पूरा का पूरा माइंड बाउल भरना। जो भी सिलेबस है इंग्लिश का, जब तक ये टंकी आपकी यहाँ तक नहीं फिल होगी तब तक एग्जाम क्रैक नहीं होगा। और एग्जाम फिल करने के लिए जरूरी है, क्योंकि देखो एक यहाँ पे लीकेज है। ये टंकी में जितना भरोगे उसका थोड़ा पोर्शन इससे निकलेगा। तो आपको जो नया भरना तो भरना है, साथ में ये प्लस भी ऐड करके भरना है। इसके लिए रिवीजन एक ऐसा प्रोसेस है इस टंकी को यहाँ तक फिल करने के लिए। डे जो है 50 तक ये मैं टंकी आपको फिल कराने की कोशिश करूंगा कि डे 50 तक ये पूरा का पूरा टंकी आपके फिल हो जाए। माइंड जो आपकी बाउल है या बाउल आपकी फिल हो जाए। अब इसमें जो है अगर आपने लीकेज मारा है और इसको भरा नहीं है तो यहाँ तक जाके वो टंकी जो है फिर से खाली इतनी मिलेगी आपको। तो जरूरी है, फिर रिजल्ट में वो कन्वर्ट नहीं होता है। तो जो मैं प्रोसेस बता रहा हूँ बहुत सीरियसली इस प्रोसेस को लो, बहुत बेनिफिशियल होगा। अगर ये सोचोगे कि 1 महीना रह गया है और मेरा एग्जाम जो है क्रैक नहीं होगा, तो यार सोचने से भी क्रैक तो हो नहीं जाएगा। जब तक ये फिल नहीं होगा, ये माइंड बाउल फिल नहीं होगा, जब तक नॉलेज फिल नहीं होगा इसमें, जब तक जितनी इसकी कैपेसिटी है, जितना जरूरी है एग्जाम के लिए। तो एग्जाम के लिए रिक्वायर्ड चीज जितनी चाहिए आपको इंग्लिश में, वो आपको कंप्लीटली नॉलेज लेना पड़ेगा। सपोज कीजिए टीयर 1 में आप किसी तरह क्वालिफाई हो गए तो टीयर 2 से बाहर हो जाओगे, टीयर 2 से क्वालिफाई हो गए तो टीयर 3 से बाहर हो जाओगे, तो कहीं ना कहीं जाके बाहर हो जाओगे। इसको जिस प्रोसेस में मैं बता रहा हूँ, मैं क्रैप नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं फिर से बोल रहा हूँ, मैं क्रैप आपको नहीं पढ़ा रहा हूँ। ये सीधा सीधा आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ। तो चलिए अब बात करते हैं आज के क्लासेस की। सबसे पहले ये मैंने कुछ क्वेश्चन दिए हुए थे क्वेश्चन टैग के। क्वेश्चन बहुत इजी था, मैं इसको स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ, आप अपने सोल्यूशन चेक कर लीजिए। अगर इनमें से कोई जो है आपको अगर ना आया हो तो प्लीज़ मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके रिप्लाई कीजिएगा। और अगर स्पेलिंग वगैरह कहीं पे एरर हो तो वो मैनेज कर लीजिएगा, क्योंकि टाइपिंग में स्पेलिंग एरर हो जाती है। और अगर कहीं पे अगर ऐसा आपको दिखे कि नेगेटिव का जो है पॉजिटिव क्वेश्चन टैग बन गया है और
इस तरीके का जैसे रिवर्स ऑर्डर में, तो प्लीज उसे करेक्ट कर लीजिएगा, मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा कि ये सेंटेंस पॉजिटिव था, इसका नेगेटिव बनना चाहिए था, नेगेटिव नहीं बना। वैसे हमने केयर इतना किया है कि इस तरीके की एरर ना हो, लेकिन इतना ज़्यादा लंबा क्वेश्चन होता है तो फटाफट टाइप करने में क्या होता है, कभी कभी दिमाग से उतर जाता है। तो ये चीज़ ध्यान से देखिएगा कि टेंस सेम हो उसका, और क्वेश्चन टैग अगर पॉजिटिव हो तो मतलब क्वेश्चन टैग पॉजिटिव कब बनाओगे, जब सेंटेंस आपका निगेटिव रहे, और सेंटेंस आपका जो है अगर पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग निगेटिव, इन दो चीज़ों का आपका ध्यान देना है। तो ये आपके ऑप्शन रहे सोल्यूशन। अब चलिए आज की क्लासेस स्टार्ट करते हैं। आज पढ़ने वाले हैं हम कंडीशनल सेंटेंस। सबसे पहले हम कंडीशनल सेंटेंस को समझेंगे। कंडीशनल सेंटेंस होता क्या है? कंडीशनल सेंटेंस ऐसे होता है कि जब आप कंडीशन थोपते हो, क्या कंडीशन, सेंटेंस को आपको देख के ऐसा लगे कि उसमें कुछ कंडीशन बता रहा है, सेंटेंस के आपको दो पार्ट मिले और ऐसा रहे कि एक पार्ट दूसरे पार्ट पे डिपेंड हो, कि एक पार्ट होगा तो दूसरा पार्ट होगा, एक पार्ट ऐसा करेगा तो उसके हिसाब से दूसरा पार्ट ऐसा करेगा। तो जब किसी भी सेंटेंस में आपको इस तरीके से मिले तो वो सेंटेंस क्या कहलाती है? कंडीशनल सेंटेंस। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, यू विल सक्सीड प्रोवाइडेड यू वर्क हार्ड। तुम सफल होगे प्रोवाइडेड, ये जो वर्ड है ये आपको कंडीशन बता रहा है कि प्रोवाइडेड यू वर्क हार्ड, जब तुम मेहनत करोगे। तो यहाँ पे आपको कंडीशन दिख रही है, अगर मेहनत नहीं करोगे तो सफल नहीं होगे। तो इस तरीके का जब भी सेंटेंस मिले तो उसको बोलते हैं कंडीशनल सेंटेंस। इसमें दो पार्ट होते हैं, एक को कहते हैं इफ क्लॉज, दूसरे को कहते हैं मेन क्लॉज। अब इफ क्लॉज में जरूरी नहीं कि आपको इफ मिले, लेकिन ज़्यादातर जो सेंटेंसेस आपके एग्जाम में आते हैं वो इफ से ही स्टार्ट होते हैं, लेकिन बहुत सारे और भी वर्ड है जैसे प्रोवाइडेड, एज सुन एज, नो सूनर, अनलेस, अनटिल, व्हेन, एज सुन एज, ये जितने सारे वर्ड हैं ये आपको कंडीशन सेंटेंस में बताते रहेंगे। जैसे ही आप सेंटेंस पढ़ोगे वहां से आपको पता चल जाएगा अच्छा कंडीशन बता रहा है। तो when two action take place one after the other, the second depending on the first is called a conditional sentence। कि दो सेंटेंस एक साथ घट रहे हो और दूसरा या पहला कोई एक पार्ट जो है दूसरे पार्ट पे जो है डिपेंड करे तो उसको बोलते हैं हम कंडीशनल सेंटेंस। इस तरीके के सेंटेंसेस को, कंडीशनल सेंटेंसेस में दो पार्ट होते हैं, एक तो होता है इफ क्लॉज, दूसरा होता है मेन क्लॉज। इफ वाला क्लॉज होता है जिसमें ये सारे वर्ड होते हैं, प्रोवाइडेड, एज सुन एज, नो सूनर, अनलेस, अनटिल, व्हेन, एज सुन एज, क्योंकि ये कंडीशन डिसाइड कर रहे होते हैं, इसीलिए हम इनको इफ क्लॉज बोलते हैं, या इसको बोल दो कि कंडीशनल क्लॉज बोलते हैं। एक होता है मेन क्लॉज जो है कि ये ऐसा होगा तो मेन क्लॉज ऐसा होगा। तो इफ वाला सीन जो होता है ये कंडीशन बता रहा होता है, प्रोवाइडेड, एज सुन एज, नो सूनर, इस तरीके के वर्ड इसके अंदर आपको देखने को मिलेंगे। अब बात करें जो है कि हम कि जो कंडीशनल सेंटेंस है वो कितने टाइप के होते हैं। अगर हम एक बार जानेंगे कि कंडीशनल सेंटेंस किस टाइप के होते हैं तो उसी हिसाब से उनके रूल्स पढ़ेंगे, फिर उसी हिसाब से जब एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे तो हम करेक्ट करेंगे। सबसे पहले बात करें कि इफ क्लास ऐसा होता है कि एक समय होता है जब वो प्रेजेंट टेंस में होता है, जो इफ क्लास होता है वो अगर प्रेजेंट टेंस में है, दूसरा होता है कि वो पास्ट टेंस में होता है, तीसरा होता है कि पास्ट परफेक्ट टेंस में होता है, और उसके अलावा कुछ और कंडीशन भी होते हैं कि इफ क्लॉज किसी और टेंस में हो जाए। तो तीन बेसिकली मेन होते हैं, प्रेजेंट टेंस में एक बार होता है इफ क्लॉज, एक पास्ट टेंस में होता है, एक परफेक्ट टेंस में होता है। इसमें से जो कंफ्यूजन होता है, जो कंफ्यूजन वाला पार्ट है वो इफ क्लॉज जो प्रेजेंट टेंस में होता है ये थोड़ा कंफ्यूज करता है। ये कंफ्यूज क्यों करता है अभी आगे चल के मैं समझाता हूँ आपको। तो ध्यान रखिएगा कि तीन तरीके के कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं। एक तो इफ क्लॉज जब प्रेजेंट टेंस में, मतलब जो कंडीशन प्रोवाइडेड वर्ड होता है कि जैसे एज सुन एज, प्रोवाइडेड, एज दो, इस तरीके का जो भी वर्ड होता है जिस क्लॉज में होता है उसको हम इफ क्लॉज बोलते हैं। वो अगर प्रेजेंट टेंस में है या फिर पास्ट टेंस में है या पास्ट परफेक्ट टेंस में है, उसका टेंस देखते हैं, उसके हिसाब से हम अपने रूल बनाते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे इफ क्लॉज जब हमारा प्रेजेंट टेंस में है। जब इफ क्लॉज प्रेजेंट टेंस में है तो इस तरीके का एक फॉर्मूला होता है कि इफ सिंपल प्रेजेंट, ठीक है, अभी प्रेजेंट टेंस में है, सिंपल प्रेजेंट टेंस प्लस सिंपल फ्यूचर। अगर इफ क्लॉज सिंपल प्रेजेंट टेंस में है तो जो हमारा मेन क्लॉज होता है वो हमारा सिंपल फ्यूचर में होता है। मतलब बोले तो एक आप प्रेजेंट इंडेफिनिट इस्तेमाल करोगे या सिंपल प्रेजेंट, दूसरा आप विल या शैल के साथ सिंपल फ्यूचर इस्तेमाल करोगे। किस विल या शैल के साथ सिंपल फ्यूचर इस्तेमाल करोगे। तो सेंटेंस इस तरीके का होता है, जैसे इफ आई केम टू दिल्ली आई विल मीट यू, इफ आई कम टू दिल्ली आई विल मीट यू, अगर मैं जो है दिल्ली आया तो मैं मिलूंगा। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो इफ क्लॉज होता है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता है और जो मेन क्लॉज होता है वो सिंपल फ्यूचर टेंस में होता है। इसमें एक चीज और मैं आपको बता दूं कि ये जो सिंपल जब प्रेजेंट टेंस में रखते हैं तो उस वक्त सेंटेंस का मीनिंग क्या होता है कि अगर दो सेंटेंसेज है दोनों फ्यूचर में होने को, दोनों फ्यूचर में, ध्यान रखिएगा, ध्यान से मेरी बात सुनिए कि दोनों सेंटेंस जो हो, जो इफ क्लॉज वाला हो, जैसे दो पार्ट है, दो के दोनों पार्ट फ्यूचर में ही हो, कोई प्रेजेंट में ना हो, दोनों पार्ट फ्यूचर में हो,
तब उसमें से एक जो है हमारा जो इफ वाला क्लॉज होता है उसको हम रखते हैं सिंपल प्रेजेंट में, इफ वाले क्लॉज को हम रखते हैं सिंपल प्रेजेंट में, और मेन क्लॉज को रखते हैं हम सिंपल फ्यूचर में। अगर सेंटेंस इफ वाला क्लॉज भी फ्यूचर में होने का है और ये वाला क्लॉज भी फ्यूचर में होने का है, तो इसको हम रखते हैं सिंपल प्रेजेंट में और मेन क्लॉज को रखते हैं हम सिंपल फ्यूचर में। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, फोकस कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा कि इफ वाला जो क्लॉज है वो सिंपल प्रेजेंट में, मेन वाला क्लॉज है वो सिंपल फ्यूचर में। ध्यान रहे लेकिन दोनों सेंटेंस कब होने हैं? फ्यूचर में, दोनों सेंटेंस फ्यूचर में होने हैं। जैसे यहां पे है इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट के लिए मैंने स्टेटमेंट में लिखा है इफ टू एक्शन टेक प्लेस वन आफ्टर द अदर इन फ्यूचर। क्या है? फ्यूचर में दोनों होने हैं, प्रेजेंट में नहीं। एंड इफ द सेकंड एक्शन डिपेंड ऑन द फर्स्ट, अगर दूसरा पहले पे डिपेंड करे, द फर्स्ट एक्शन इज द सिंपल प्रेजेंट टेंस एंड द सेकंड एक्शन इज इन सिंपल फ्यूचर टेंस। कुल मिलाकर के मतलब इसका जो है हिंदी में वही है जो मैंने आपको समझाया कि इफ क्लॉज जो हो उसको सिंपल प्रेजेंट में रखेंगे और मेन क्लॉज क्या होगा वो सिंपल फ्यूचर में रखेंगे। तो एक कॉम्बिनेशन होता है कि ऐसा होगा तो मेन क्लॉज ऐसा होगा। तो अगर आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट दिखे तो जो है विल और शैल के साथ जो है उसका मेन क्लॉज बनाते हैं। तो ये देख के कीवर्ड आपको जो है एग्जाम में पहचानना होता है। अभी जब एक्सरसाइज कराऊंगा तो वहां पे ये चीज सिखाऊंगा मैं। जैसे यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल लिया है आपको समझने के लिए, सी विल कम टू मीट मी एज सुन एज यू विल रीच दिल्ली। देखो इस तरीके का सेंटेंस आता है, सी विल कम टू मीट यू एज सुन एज यू विल रीच दिल्ली। अब यहाँ पे वो जो है सी विल कम टू मीट यू, वो मिलने आएगी, लेकिन कंडीशन क्या है कि जब तुम पहुंचोगे। क्या? जब तुम पहुंचोगे। एज सुन एज यू विल रीच दिल्ली, ये आपका कंडीशनल क्लॉज है। अगर ऐसा हुआ तो दूसरा ऐसा होगा। तो डिपेंड ये सेंटेंस है, ये वाला सेंटेंस नहीं है। तो जो डिपेंड नहीं होता है वो कंडीशनल क्लॉज होता है आपका। तो एज सुन एज यू विल रीच दिल्ली, तो यहाँ पे जो विल लगाया गया है ये गलत है। तो जब भी आप ऐसा सेंटेंस देखेंगे तो ध्यान रखिएगा जो इफ वाला क्लॉज होता है या कंडीशन वाला क्लॉज होता है, दोनों बातें याद रखिए। या तो इफ वाला क्लॉज कहिए या तो कंडीशन वाला क्लॉज कीजिए। तो जो कंडीशन वाला क्लॉज होता है उसमें विल सेल का इस्तेमाल नहीं करते हैं, उसमें हम इस्तेमाल करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, या यूं कहिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। सी विल कम टू मीट यू एज सुन एज यू रीच दिल्ली। दूसरा है, ये कैपिटल लेटर स्टार्टिंग में कर लीजिएगा, इफ द गवर्नमेंट विल बिकम स्ट्रिक्ट करप्शन विल श्योरली फिनिश्ड। इफ द गवर्नमेंट विल बिकम स्ट्रिक्ट करप्शन विल श्योरली फिनिश। अब देखिए कंडीशन क्या है, कंडीशन है हमारे स्टार्ट में, इफ वाला क्लॉज ये है इफ द गवर्नमेंट विल बिकम स्ट्रिक्ट, अगर गवर्नमेंट स्ट्रिक्ट होगा तो करप्शन फिनिश होगा। तो कंडीशन कहाँ है? पहले वाले पार्ट में। पहला आपका होना क्या चाहिए? विल नहीं होना चाहिए, यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट में रखोगे। इफ द गवर्नमेंट बिकम स्ट्रिक्ट करप्शन विल श्योरली फिनिश, इफ द गवर्नमेंट बिकम स्ट्रिक्ट करप्शन विल श्योरली फिनिश। नेक्स्ट है, आई विल हेल्प हिम प्रोवाइडेड ही विल मेंड हिज वेज। आई विल हेल्प हिम, मैं जो है मदद करूंगा, प्रोवाइडेड ही विल मेंड हिज वेज। तो कंडीशनल क्लॉज कहाँ है? ये अगर उसने अपना तरीका सुधारा तो। प्रोवाइडेड वाला कंडीशन ये है, कंडीशनल क्लॉज ये है, तो यहां पे विल नहीं आना चाहिए। आई विल हेल्प हिम प्रोवाइडेड ही मेंड हिज वेज। तो ध्यान रखना है आपको कि कौन सा क्लॉज जो है प्रेजेंट में रखना है, कौन सा क्लॉज आपको फ्यूचर में रखना है, मतलब कौन सा पार्ट जो है आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट में रखना है और कौन सा फ्यूचर सिंपल फ्यूचर में रखना है। अब यहां पे देखिए, अनलेस ही विल नॉट टेक केयर ऑफ हिज हेल्थ ही विल नॉट रिकवर। अनलेस ही विल नॉट टेक केयर, अनलेस ही टेक केयर। एक तो ध्यान रखिए कि अनलेस, जब भी अनलेस या अंटिल आता है तो नॉट उसके साथ कभी नहीं लगाते हैं, क्योंकि अनलेस और अंटिल अपने आप में ही नेगेटिव मीनिंग रखता है, नॉट इसके अंदर इंक्लूडेड होता है। तो नॉट आप यहां पे नहीं लगाओगे, साथ में विल भी नहीं लगाओ, क्योंकि कंडीशन यही बता रहा है कि अनलेस ही विल नॉट टेक केयर, मतलब वो जब तक वो ख्याल नहीं रखेगा उसका हेल्थ नहीं सुधरेगा। ये जो है डिपेंड करता है जब तक ये ना हो। तो कंडीशन यहां पे है, तो कंडीशन वाले क्लास में विल शैल नहीं लगाते, इसको सिंपल प्रेजेंट में रखते हो। अनलेस ही टेक्स केयर ऑफ हिज हेल्थ ही विल नॉट रिकवर। नेक्स्ट देखते हैं, देयर विल बी रश एट द प्लेटफॉर्म व्हेन द ट्रेन विल अराइव। देयर विल बी रश एट द प्लेटफॉर्म व्हेन द ट्रेन अराइव। कंडीशन कहाँ है? ये वाला है, व्हेन द ट्रेन विल अराइव, कि ट्रेन जब आएगा तब रश होगा। तो यहाँ पे विल नहीं लगना चाहिए, सिंपल व्हेन द ट्रेन अराइव्स। देयर विल बी रश एट द प्लेटफॉर्म व्हेन द ट्रेन अराइव, इसका करेक्ट फॉर्म यह है। अब जैसे यहां पे मैंने एक चीज लिखा इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट के लिए, इफ द एबव सेंटेंस विल सेल वुड will not come with the part that consists of if, as soon as, provided, before, after, until, unless, in case, when and lest. In the above sentences, will, shall, would will not come with the part that consists, मतलब ये जो पार्ट है as soon as वाला,
एज प्रोवाइडेड वाला, बिफोर वाला, आफ्टर वाला, अनटिल वाला, अनलेस वाला, इन केस, व्हेन एंड लेस्ट वाला है। ये जिस भी पार्ट में आते हैं उनमें विल सेल का इस्तेमाल नहीं करते, विल सेल का इस्तेमाल नहीं करते हैं। और लेस्ट के साथ अनटिल अनलेस के साथ, जैसा कि अभी मैंने बताया, नॉट का इस्तेमाल नहीं करते हैं। चलिए कुछ और चीजें समझते हैं। इन कंडीशनल सेंटेंसेस विल सेल विल नॉट बी यूज्ड विथ व्हेन। अभी जैसे एक सेंटेंस मैंने लिया था ये वाला, देयर विल बी रश एट द प्लेटफॉर्म व्हेन द ट्रेन विल अराइव, तो यही बात यहाँ पे मैंने इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट के लिए लिखा हुआ कि विल सेल का इस्तेमाल। कभी कभी क्या होता है ना कि व्हेन को पता नहीं चलता है कि ये कंडीशनल सेंटेंस शो कर रहा है, तो यहाँ पे समझिए कि ये कंडीशन शो कर रहा होता है, तो इसके साथ विल या फिर सेल का इस्तेमाल नहीं करते हैं जिस क्लॉज में ये होता है। अब एक चीज और है कि सेंटेंस इज, अगर कोई सेंटेंस, जैसे अगर ये सेंटेंस अगर प्योरली प्रेजेंट टेंस में हो, अगर प्योरली प्रेजेंट टेंस में हो, जैसे अभी मैंने बताया कि इसीलिए मैंने वहां पे रिपीट किया था बार बार कि अगर दोनों सेंटेंस जो है, दोनों पार्ट सेंटेंस के वो फ्यूचर में शो कर रहे हो, आपको दिखाई दे रहे हो, पढ़ने से पता चल रहा हो कि फ्यूचर में होने वाला है, लेकिन अगर आपको वो कंप्लीटली प्रेजेंट टेंस में पता चल रहे हो तो दोनों क्लॉज आप सिंपल प्रेजेंट टेंस में रख सकते हो। जैसे इफ इट रेज द स्कूल रिमेन्स क्लोज्ड, अगर जैसे बारिश होगी, मतलब अभी प्रेजेंट में ही बारिश होगी तो स्कूल क्लोज रहेगा। यहाँ पे बात हो रही है कि इसी वक्त, जैसे आज के दिन की बात हो जाए कि आज के दिन में अगर बारिश होगी, प्रेजेंट में बारिश होगी, तो प्रेजेंट में स्कूल क्लोज रहेगा। तो अगर ऐसा आपको सेंटेंस देख के लगे कि जो दोनों पार्ट है वो प्रेजेंट में होने वाला है, तो वहां पे आप जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस का दोनों पार्ट में इस्तेमाल कर सकते हो। यहीं पे आके आपको कंफ्यूजन होता है, ताकि आपको थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना पड़े और आप सेंटेंस को करेक्ट करें। आपको देख के ये समझना पड़ेगा कि क्या फ्यूचर में बात हो रही है या ऐसा है सेंटेंस की प्रेजेंट में बात हो रही है। अगर प्रेजेंट में कंप्लीटली प्रेजेंट टेंस में दिखाई दे रहा हो तो आप जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस दोनों पार्ट में इस्तेमाल कर सकते हो, जैसा कि सेंटेंस में किया गया है, इफ इट रेन्स द स्कूल रिमेन्स क्लोज्ड, मतलब आज वर्षा हुई तो आज ही जो है क्या होता है, स्कूल क्लोज रहेगा। और अब यहां से होता है आपका कंफ्यूजन स्टार्ट। अब यहां पे आपको लगाना पड़ेगा कॉमन सेंस। कुछ रूल्स ऐसे हैं जो मैं बता रहा हूं, यहां पे आपके सिर्फ कॉमन सेंस इस्तेमाल होंगे। इफ ए प्रोबेबिलिटी इज एक्सप्रेस्ड, अगर सेंटेंस में आपको प्रोबेबिलिटी समझ में आए, देन मे माइट का आप इस्तेमाल कर सकते हो जो है विल की जगह पे। अभी हम जो है विल इस्तेमाल कर रहे थे मेन क्लॉज में, अब वहां पे विल सेल की जगह आप क्या इस्तेमाल करोगे, मे माइट। अगर आपको प्रोबेबिलिटी दिखाए दे, अब प्रोबेबिलिटी कैसे दिखाई देगी वो आपको थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा। अब है इफ इट रेन्स द स्टूडेंट मे नॉट कम फॉर क्लास, अगर वर्षा हुई तो क्या हुआ, एक संभावना यहाँ पे दिखाई दे रही कि स्टूडेंट क्लास नहीं आ सकते हैं। इफ इट रेन्स द स्टूडेंट मे नॉट कम फॉर क्लास, अब यहाँ पे कुछ स्टूडेंट के दिमाग में ये चलेगा, अरे सर अगर आज बारिश नहीं हुई तो आज ही स्टूडेंट नहीं आएंगे, तो ये भी प्रेजेंट है, तो हम यहाँ पे क्यों नहीं सिर्फ सिंपल प्रेजेंट दोनों पार्ट में इस्तेमाल करें। यहाँ पे एक संभावना दिखाई दे रही है, ये चीज आपको कॉमन सेंस लगा के समझना पड़ेगा कि स्टूडेंट क्लास नहीं आ सकते अगर बारिश हुई तो, ये एक प्रोबेबिलिटी है। जब भी प्रोबेबिलिटी आए तो मे माइट का आप इस्तेमाल करोगे। इफ द फॉग स्टेज, ये कैपिटल कर लीजिएगा स्टार्टिंग पार्ट, इफ द फॉग स्टेज फॉर द लॉन्ग द फ्लाइट में गेट लेट, अगर जो है फॉग अगर ज्यादा समय तक रुकी तो फ्लाइट क्या होगा, लेट हो सकता है। तो एक प्रोबेबिलिटी है कि अगर फॉग रुका, कंडीशन यहाँ पे पता चल रहा है, तो फ्लाइट लेट हो सकती है। तो ये चीज आपको समझनी पड़ेगी सेंटेंस के अंदर। आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, थोड़ा सा अपना स्किल डेवलप करना पड़ेगा इनको समझने के लिए। वो कब आता है, वो प्रैक्टिस करते करते ही आता है। कोई ऐसा नहीं होता है कि बस आते आते ही उसको आ जाती है। जिसको ये चीजें आती है समझ में, इसका मतलब है कि उसने प्रैक्टिस थोड़ी कर रखी है। तो आप भी प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको भी ये चीजें आ जाएगी, ताकि आप देख के सेंटेंस में पता चल पाए आपको कि हाँ अच्छा यहाँ पे प्रोबेबिलिटी है, यहाँ पे एक तरीके की संभावना दिख रही है। चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। अब देखिए अगर उसी सेम सेंटेंस में सजेशन की बात हो, सजेशन की बात हो, तो अब मे माइट की जगह शुड या मस्ट का इस्तेमाल करेंगे। क्या, एक तो प्रोबेबिलिटी देखे तो आप मे माइट का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन अगर आपको सजेशन दिख जाए तो आप शुड या फिर मस्ट का इस्तेमाल करेंगे। इफ यू वांट टू रिमेन हेल्दी यू शुड एक्सरसाइज डेली, अगर तुम जो है हेल्दी रहना चाहते हो तो तुम्हें एक्सरसाइज करनी चाहिए। यहाँ पे एक तरीके का सजेशन है, इसलिए शुड का इस्तेमाल किया गया है। इफ यू डू नॉट नो हिम यू मस्ट नॉट ओपन द डोर, अगर तुम नहीं जानते उसे तो तुम्हें दरवाजा नहीं खोलना चाहिए। तो एक तरीके से यहाँ पे सजेशन है, किसी को सजेशन दे रहे हो इस तरीके का। तो जब भी आप सजेस्ट कर रहे हो तो जो है विल और शैल की जगह आप शुड और मस्ट का इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको प्रैक्टिस के थ्रू ही आएगी। अब अगर जैसे पोलाइट रिक्वेस्ट कर रहे हो, क्या कर रहे हो, पोलाइट रिक्वेस्ट अगर आपको सेंटेंस में पता चल रहा है मेन क्लॉज में, तो आप कुड और मे का इस्तेमाल कर सकते हो। कुड और मे का इस्तेमाल कर सकते हो। इफ यू मीट हिम कुड यू टेल हिम टू कॉल मी अप, ऐसे सेंटेंस आपको
दिखाई देगा कि ये इंट्रोगेटिव फॉर्म में दिखेंगे। जब कुड और मे वाली बात आएगी तो सेंटेंस आपको क्या दिखेगा, रिक्वेस्ट इस तरीके से दिखेगा कि आप क्वेश्चन की तरीके से कर रहे होगे। इफ यू मीट हिम कुड यू टेल हिम टू कॉल मी अप, इफ यू कम टू दिल्ली वुड यू कम टू मीट मी। तो इस तरीके का जो है आपको सेंस और वो समझना पड़ेगा। कुड यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे वुड होगा। कुड, सॉरी एक मिनट चेक करने दो मुझे। इफ यू मीट हिम कुड यू टेल हिम टू कॉल मी अप, इफ यू कम टू दिल्ली कुड यू कम टू मीट मी। यहाँ पे जो है कुड और वुड दोनों का इस्तेमाल कर सकते हो इस तरीके से। तो मे वाला पार्ट तो पिछला था जो मैं समझा चुका हूँ, यहाँ पे वुड टाइपिंग एरर है। तो समझिए कि जब भी आप रिक्वेस्ट कर रहे हो तो रिक्वेस्ट कैसे करते हो, कुड से करते हो, मे से भी करते हो, वुड से भी करते हो। तो मे भी आप इस्तेमाल कर सकते हो रिक्वेस्ट के लिए। तीनों वर्ड जो इस्तेमाल होता है वो इस्तेमाल होता है रिक्वेस्ट के लिए। तो रिक्वेस्ट जब करना हो तो कुड वुड में इन सब का इस्तेमाल कर सकते हो। ज्यादातर इस तरीके के क्वेश्चन आपको क्वेश्चन मार्क इंट्रोगेटिव सेंटेंस के फॉर्म में दिखेगा। तो ये चीज आपको थोड़ा सा अपने अंदर डेवलप करना पड़ेगा। कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए इसी में कुछ और रूल्स है। हम कभी कभी क्या करते हैं कि इफ क्लॉज में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करते हैं, इफ क्लॉज में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल कर देते हैं। तो आप यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा। मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि ये दोनों एग्जाम में आते नहीं है। मैं आपकी जानकारी के लिए यहाँ पे लिख दिया है। आपको बस ये 3-4 सेंटेंस जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इसको आपको पढ़ना पड़ेगा ताकि आपको ये पता रहे कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का भी इस्तेमाल करते हैं। बाय द वे कभी एग्जाम में आ गया और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल कर दिया है तो आप सेंटेंस को गलत ना करके आ जाओ। जैसे यहाँ पे है इफ़ यू आर वेटिंग फॉर द बस यू शुड बेटर टेक ए टैक्सी। ऐसे सेंटेंसेस में आपको देख के ये पता चल जाएगा अच्छा ये कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में है। इफ़ यू आर वेटिंग फॉर द बस, अगर तुम बस का इंतजार कर रहे हो तो बेहतर होगा कि तुम टैक्सी ले लो। तो यहाँ पे जो है आपको देख के पता चल रहा है कि तुम इंतजार कर रहे हो, मतलब कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में है। इफ़ यू आर नॉट रीडिंग द न्यूज़पेपर, अगर तुम न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहे हो यू शुड लेट अदर्स रीड इट, कि तुम्हें दूसरों को इसे पढ़ने देना चाहिए। तो इन दोनों सेंटेंस को देख के ये पता चल रहा है कि अच्छा हाँ ये जो है कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में है। तो इफ क्लॉज में हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का भी इस्तेमाल कर लेते हैं। अभी तक आपको पता था कि सिंपल प्रेजेंट का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कॉन्टिन्यूअस का भी इस्तेमाल करते हैं, परफेक्ट का भी इस्तेमाल करते हैं। इफ़ यू हैव फिनिश द वर्क, अब इससे क्या पता चल रहा है कि अगर तुमने काम खत्म कर लिया है यू मे लीव, फिर तुम जा सकते हो। इफ दे हैव बॉट टिकट्स दे विल श्योरली गो टू द सी द मूवी, अगर उन्होंने पक्का जो है खरीद लिया है। तो जैसे इसको समझने के लिए सेंस कैसे होता है, मैं ओवरऑल इसकी प्रेजेंट वाले की समरी बताता हूँ कि अगर दोनों आपको समझ में आए कि फ्यूचर में है तो एक सिंपल प्रेजेंट में रखोगे, एक सिंपल फ्यूचर में रखोगे। अगर आपको ऐसा समझ में आए कि दोनों जो है अभी प्रेजेंट में होने लायक है तो दोनों को क्या करोगे, सिंपल प्रेजेंट में रख लोगे। अगर इफ वाला क्लास आपको समझ में आए कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में है तो कॉन्टिन्यूअस इस्तेमाल कर लोगे, और अगर ऐसा लगे कि वो हो चुका है वाला तो आप इसको क्या करोगे, प्रेजेंट परफेक्ट में रख दोगे। और उसमें सजेशन आए तो जैसा मैंने बताया वो करोगे। उसमें जो है आपको ये दिख जाए जैसे कि मैंने प्रोबेबिलिटी बताई थी तो जैसा मैंने रूल बताया आप वो करोगे। तो ये चीज़ें है कि ये चीज़ें आपको सेंस में डालनी पड़ेगी, ये 6-7 चीज़ें समझ रहे हैं ना। चलिए अब बात करते हैं पास्ट कंडीशनल की। पास्ट कंडीशनल का ये मतलब है कि अगर इफ क्लॉज, सेंटेंस में कैसे पहचानेंगे, इफ क्लॉज जो है अगर पास्ट टेंस में हो तो उसको पास्ट कंडीशनल बोलते हैं। तो एक इसका एक जनरल फॉर्मूला होता है कि इफ प्लस सिंपल प्लस प्लस सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस V1। तो ये वाला जो पार्ट है आपका मेन क्लॉज, मेन जो है पार्ट है, मेन क्लॉज है, ये आपका इफ क्लॉज होगा। तो इफ क्लॉज को हम पास्ट इंडेफिनिट में या सिंपल पास्ट में रखते हैं और मेन क्लॉज को क्या रखते हैं हम, वुड के साथ V1 फॉर्म लेते हैं। यहाँ पे एक एग्जाम्पल देखिए, इफ आई हैड मनी आई वुड लेंड इट टू यू, अगर मेरे पास पैसा होता तो मैं इसे तुम्हें दे देता। इफ आई हैड मनी ये पास्ट कंडीशनल, अगर मेरे पास होता। ऐसे सेंटेंसेस में आपको क्या पता चलता है, इमेजिनेशन, मतलब एक प्योर इमेजिनरी बात हम कर रहे होते हैं। जैसे कि इफ आई हैड मनी, अगर मेरे पास पैसा होता, इसका मतलब है कि मेरे पास पैसा नहीं है, मैं एक इमेजिनरी बात कर रहा हूं कि अगर मेरे पास पैसा होता तो मैं तुमको उधार दे देता। अब जो है यहाँ पे बस आपको इस तरीके का सेंस मिलेगा इमेजिन की तरह से कि पास्ट कंडीशनल जहाँ पे भी आपको दिखाई देगा उस सेंटेंस की मीनिंग निकल रही होगी कि आप कुछ इमेजिन कर रहे हो। तो ध्यान रखिए कि इसका एक कॉम्बिनेशन रहता है सिंपल पास्ट का वुड के साथ। अभी इस पे बेस एक्सरसाइज करेंगे, वहां पे थोड़ा सा और आपको क्लियर समझाऊंगा मैं कि कैसे इस पे क्वेश्चन बन के आता है। चलिए बात करते हैं कि अब अगर इफ क्लॉज अगर पास्ट परफेक्ट में आ जाए, किस में आ जाए, पास्ट परफेक्ट टेंस में, तो हम क्या जनरल फॉर्मूला अपनाते हैं। इफ वाला जो क्लॉज होता है उसको पास्ट परफेक्ट टेंस में रखते हैं और जो मेन क्लॉज होता है उसको वुड हैव के साथ रखते हैं। तो कॉम्बिनेशन याद रखिएगा पास्ट परफेक्ट एंड वुड हैव का। आपको हैड दिखे तो दूसरे वाले पार्ट में, मेन पार्ट में आप वुड हैव लगाओगे। क्या लगाओगे, इफ वाले क्लॉज में हैड और दूसरे वाले क्लॉज में वुड हैव।
अब इस तरीके का जो कंडीशनल सेंटेंस होता है वो इस तरीके का होता है कि एक कंडीशन या क्राइटेरिया रखी गई है लेकिन वो फुल नहीं हुई थी। कंडीशनल सेंटेंसेस ऑफ दिस टाइप आर यूज्ड व्हेन समथिंग डिड नॉट हैपन बिकॉज ए सर्टेन कंडीशन वाज नॉट फुलफिल्ड। एक कंडीशन रखी गई थी, उसकी वजह से क्या हुआ, दूसरा वाला पार्ट हुआ नहीं। जैसे इफ आई हैड सीन यू, इफ आई हैड सीन यू मीन्स आई हैड नॉट सीन यू। जैसे यहाँ पे है इफ आई हैड सीन यू, इसका क्या मतलब हुआ कि मैंने तुम्हें देखा नहीं था। आई वुड हैव स्टॉप्ड माई कार। इफ आई हैड सीन यू आई वुड हैव स्टॉप माई कार। ये आपको एग्जाम्पल इसको समझने के लिए कि अगर मैंने तुम्हें देखा होता तो मैंने अपनी कार रोकी होती। इसका मतलब है मैंने तुम्हें देखा नहीं तो कार रोकी नहीं। तो इसमें क्या हुआ कि एक तरीके का कंडीशन है, अगर मैंने तुम्हें देखा होता तो दूसरा वाला पार्ट किया होता। तो पास्ट जो है परफेक्ट वाला जो कंडीशनल सेंटेंसेस होता है उसमें ये पता चल रहा होता है कि एक क्राइटेरिया जो है फुलफिल नहीं हुआ, उसकी वजह से दूसरा नहीं हुआ। ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि कभी कभी जो है इफ हटा देते हैं हम और हैड को पहले लगा देते हैं। जैसे कि इस सेंटेंस में है हैड आई सीन यू आई वुड हैव स्टॉप्ड माई कार। तो इस सेंटेंस की मीनिंग और इस सेंटेंस की मीनिंग दोनों सेम होती है, इसकी मीनिंग में कोई फर्क नहीं होता है। बस आप इस इफ को हटाना होता है और हैड को सब्जेक्ट के पहले लगाना होता है। हैड आई सीन यू आई वुड हैव स्टॉप्ड माई कार। तो ये दोनों तरीके का जो है सेंटेंस करेक्ट होता है। या तो आप हैड को जो है इफ आई हैड ऐसे करके लिखो या हैड को स्टार्ट करो। तो दोनों तरीके के सेंटेंसेस आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे और इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन जो बनता है वो इसी पे बनता है, या तो फिर पास्ट कंडीशनल पे बनता है या सिंपल वाले जो है प्रेजेंट कंडीशनल पे बनता है। चलिए इन पे बेस कुछ और चीज़ें समझते हैं कि देखिए अगर मैं समरी की बात करूं ओवरऑल तीन की तीनों समरी की, तो जो पहला कंडीशन था इफ प्लस प्रेजेंट इंडेफिनिट प्लस सिंपल फ्यूचर, ये कॉम्बिनेशन होता है। सिंपल प्रेजेंट सिंपल फ्यूचर का कॉम्बिनेशन होता है। सिंपल पास्ट वुड प्लस V1 का कॉम्बिनेशन होता है। और अगर हैड आए आपको वो दिखाई दे तो वुड हैव का कॉम्बिनेशन होता है। ध्यान रखिएगा कि जब भी कंडीशनल सेंटेंस में ऐसे आए हैड आए तो उसके साथ वुड हैव लेते हैं। सिंपल पास्ट दिखे आपको डिड वगैरह तो वहां पे वुड और V1 लेते हैं, या फिर V2 दिख जाए आपको, V2 मतलब हो गया सिंपल पास्ट, नेगेटिव होगा तो आपको डिड भी दिखेगा साथ में, तो उसके साथ वुड और V1 मेन क्लॉज में लेते हैं। और अगर सिंपल प्रेजेंट दिखे आपको तो उसके साथ सिंपल फ्यूचर का कॉम्बिनेशन लगाते हैं। इन तीन पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक और पूछा जाता है जो होता है प्योर इमेजिनरी। क्या होता है? प्योर इमेजिनरी चीजें आपको बता रहे होते हैं कि हम कोई चीज इमेजिन कर रहे होते हैं, तो एक वो क्वेश्चन बहुत आता है। इसमें क्या जो है स्ट्रक्चर होता है वो होता है इफ सब्जेक्ट वर और मेन क्लॉज होता है सब्जेक्ट वुड प्लस V1 होता है। जैसे इफ आई वर ए बर्ड, अगर मैं पक्षी होता, आई वुड फ्लाई इन द स्काई, मैं हवा मतलब आकाश में टहल रहा होता या उड़ रहा होता, सॉरी टहल तो नहीं रहा होता, आकाश में तो उड़ा जाता है, तो आकाश में उड़ रहा होता। इफ आई वर ए बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई। तो ऐसे जो सेंटेंसेज होते हैं इनको बोलते हैं इमेजिनरी सेंटेंस। इसमें ध्यान रखिएगा कि सब्जेक्ट कैसा भी हो, कभी भी हम वॉज नहीं लगाते, हमेशा वर का इस्तेमाल करते हैं ऐसे सेंटेंसेज में। तो जो भी इमेजिनरी सेंटेंस हो हमेशा वर के साथ वुड का जो है फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। तो ध्यान रखिएगा जब भी आपको सेंटेंस मिले, इस पे भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनता है वर को देख के वुड। अब यहाँ पे जो है आपको कीवर्ड देखना है। क्या कीवर्ड? जैसा कि मैं सिखाता हूं कि आपको कीवर्ड पे फोकस करना है कि सिंपल प्रेजेंट, सिंपल फ्यूचर, सिंपल पास्ट वुड प्लस V1, इमेजिनरी प्योर इमेजिनरी रहे तो वर प्लस वुड का कॉम्बिनेशन, शुड वगैरह नहीं आएगा इसमें। और अगर हैड आपको दिखे कहीं, या तो सब्जेक्ट के बाद हैड दिखेगा या हैड पहले दिख जाए, तो इसके साथ आप वुड हैव का कॉम्बिनेशन लगाते हो, वुड हैव का कॉम्बिनेशन लगाते हो। तो ये आपके कीवर्ड्स है जो आपको पकड़ना पड़ेगा। अभी मैं जब क्वेश्चन कराऊंगा तो उसमें ये चीज दिखाऊंगा कि कैसे हम सिर्फ और सिर्फ कीवर्ड पकड़ के क्वेश्चन सही करते हैं। मीनिंग समझने की जरूरत नहीं पड़ती है एग्जाम में, सिर्फ आपको कीवर्ड पकड़ना होता है और आपके क्वेश्चन सही हो जाते हैं। चलिए कुछ और चीजें समझ लेते हैं इसमें। जैसे मैंने यहाँ पे आपको ये बता दिया है, इंग्लिश में लिख दिया है कि वॉज का इस्तेमाल जो है नहीं करते हैं। और अब यहां समझिए इफ, एज, दो, इन केस, एज इफ, वुड, दैट, आई विश, ये सारे के सारे जो है ये एक तरीके से जो है कंडीशन बता रहे होते हैं, इमेजिनरी पोजीशन भी बता रहे होते हैं। इफ, एज, दो, इन केस, एज इफ, वुड, दैट एंड आई विश। जब भी ये वर्ड्स आपको मिले तो आप समझिएगा इनको देख के कि अच्छा इमेजिनरी सेंटेंस की बात की जा रही है। ही स्कोल्डेड मी एज इफ ही वॉज माई फादर। यहाँ पे वॉज नहीं होगा, क्या होगा? वर होगा। उसने मेरे को डांटा, ऐसा लगता है जैसे कि वो अपने आप को मेरे पिता की तरह इमेजिन कर रहा है। तो यहाँ पे ये जो वर्ड है इफ, एज, दो, इन केस, एज इफ, वुड और आई विश, ये सारा का सारा भी जो है क्या करता है? ये करता है शो इमेजिनरी पोजीशन, इमेजिनरी सेंटेंसेस शो करता है। इनको देख के आप ये कर सकते हो कि यहाँ पे कल्पना करने की बात हो रही है। तो यहाँ पे वॉच की जगह वर्ब इस्तेमाल होगा। इफ क्लॉज कैन ऑल्सो टेक
इफ क्लॉज जो मैंने अभी बताया वो अनलेस भी ले सकता है, सो लॉन्ग एज भी ले सकता है, सून एज, व्हेन, प्रोवाइडेड, इन केस, बट, ये सारे के सारे जितने मैं वर्ड यहाँ पे कीवर्ड लिख रहा हूँ, अनलेस, सो लॉन्ग एज, सून एज, व्हेन, प्रोवाइडेड, इन केस, बट, ये सारे के सारे जो वर्ड है ये कंडीशनल सेंटेंसेस में आते हैं। इनको देख के आपको ये पता करना है कि क्या आपको लगाना है, क्या सिंपल फ्यूचर है, सिंपल प्रेजेंट क्या है। तो आपको बस ये पकड़ना है कीवर्ड। जैसे अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल नॉट पास, अनलेस यू वर्क हार्ड। अब अनलेस वाला कंडीशन है तो आपको चेक करना पड़ेगा कि ये कंडीशनल वाला पार्ट है तो इसमें सिंपल प्रेजेंट हो, विल आया है तो सिंपल फ्यूचर। अब यहाँ पे सेंटेंस सही है क्योंकि अनलेस वाला पार्ट, अनलेस यू वर्क हार्ड, तो यू वर्क हार्ड ये सिंपल प्रेजेंट में रखा गया है और यहाँ पे विल का इस्तेमाल है, सही है। अब कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं इन्हीं पे बेस्ड। आई शैल सपोर्ट हिम सो लॉन्ग एज आई एम अलाइव, आई शैल सपोर्ट हिम, मैं सपोर्ट करूंगा, सो लॉन्ग एज आई एम अलाइव। अब यहाँ पे देखो जैसे यहाँ पे आया सिंपल फ्यूचर, तो अब कॉम्बिनेशन देखो सिंपल प्रेजेंट का है कि नहीं। और ध्यान ये देखना है कि आपको मेन क्लॉज में जो है सिंपल फ्यूचर इस्तेमाल किया गया है कि इफ क्लॉज में। तो ध्यान रखो कि इफ क्लॉज में सिंपल फ्यूचर इस्तेमाल नहीं किया जाता है, इफ क्लॉज में सिंपल प्रेजेंट टेंस इस्तेमाल किया जाता है, इफ क्लॉज में सिंपल पास्ट टेंस इस्तेमाल किया जाता है, इफ क्लॉज में जो है हैड का इस्तेमाल किया जाता है, और मेन क्लॉज में सिंपल फ्यूचर का इस्तेमाल किया जाता है। मेन क्लॉज में जो है आपका वुड और वी1 का इस्तेमाल किया जाता है, और जो है मेन क्लॉज में आपका वुड हैव का इस्तेमाल किया जाता है, और मेन क्लॉज में जो है आपका वर का इस्तेमाल किया जाता है। सॉरी, वर के साथ वर आपका इफ क्लॉज में होता है और वुड जो है आपका वर के साथ जो कॉम्बिनेशन में आता है वो मेन क्लॉज में आता है। एज सुन एज द ट्रेन कम्स, देखो एज सुन एज वाला पार्ट है तो ट्रेन कम्स, सिंपल प्रेजेंट। द प्लेटफॉर्म विल गेट ओवर क्राउडेड, तो ये जो मेन क्लॉज है इसके साथ विल आया है। व्हेन ही कम्स टू दिल्ली आई विल गो टू मेट हिम, और व्हेन के साथ क्या आया आपका सिंपल प्रेजेंट, और फिर यहाँ पे विल का कॉम्बिनेशन आया। तो इस तरीके का जो है ये कंडीशनल सेंटेंसेस से रिलेटेड सारे रूल रहे हैं। अब हम 20-25 क्वेश्चन मैं आपको प्रैक्टिस कराता हूँ और मैं आपको प्रैक्टिस के लिए दूंगा, जिनका आपको जो है सोल्यूशन मेरे को बाद में देना होगा, जिनका सोल्यूशन मैं भी बाद में आपको दे दूंगा। आपको सोल्यूशन कमेंट सेक्शन में लिखना है और मैं उसका सोल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में आपको दूंगा। तो चलिए, जो पहला क्वेश्चन है हमारा, इफ ही केम टू मी आई वुड हैव गिवन हिम माई कार। अब इस सेंटेंस को ध्यान से देखिए, आपको करना क्या है, जितनी मैंने 3-4 कंडीशन बताई है उन कंडीशन के हिसाब से इन सेंटेंस को देखना है। इफ ही केम, ये क्या है, केम आपका पास्ट है। पास्ट का आपको याद है मैंने बताया था कीवर्ड पकड़ना, पास्ट के साथ हम वुड का और वी1 का इस्तेमाल करते हैं। तो अब आपको देखना है कि क्या यही कॉम्बिनेशन है। इफ ही केम टू मी आई वुड हैव, वुड हैव कब लगाते हैं, जब हैड के साथ आए तब। तो इफ ही केम टू मी आई वुड हैव नहीं, सिर्फ सिंपली आई वुड गिवन हिम माई कार। तो देखा यहाँ पे कैसे पकड़ते हैं हम, सिर्फ कीवर्ड्स के थ्रू। अब दूसरा देखिए, हैड ही इनवाइटेड मी आई वुड हैव अटेंडेड द फंक्शन। हैड ही इनवाइटेड मी, अभी मैंने बताया कि हैड के साथ किसका कॉम्बिनेशन लगाते हैं, वुड हैव का। अब यहाँ पे देखिए, हैड ही इनवाइटेड मी आई वुड हैव अटेंडेड, और हैड के साथ भी एक था कि सब्जेक्ट के बाद हैड आए या हैड पहले आ जाए। जब जैसे हैड बाद में आता है तो इफ पहले लगा रहता है। अब यहाँ पे हैड इसका इस्तेमाल किया गया है और इफ नहीं है, और फिर कॉम्बिनेशन क्या है, सही है। तो ये सेंटेंस क्या है, करेक्ट है, इसका नो एरर जाएगा। थर्ड है, इफ ही हैड कॉल्ड मी, इफ ही हैड कॉल्ड मी अप आई वुड इन्फॉर्म हिम। इफ ही हैड, अब यहाँ पे हैड आपको चेक करना है कि क्या ये हैड पोजीशन वाला है या फिर हैड परफेक्ट वाला है, पास्ट परफेक्ट वाला। तो यहाँ पे ये हेल्पिंग वर्ब है, पास्ट परफेक्ट वाला है, तो आपको वुड हैव का कॉम्बिनेशन चाहिए। तो वुड हैव इन्फॉर्म हिम, ध्यान रखिए इनको ऐसे ही करना है। क्वेश्चन नंबर 4, इफ ही विल, जैसे ही आपने इफ वाला क्लॉज देखा, मैंने इफ वाले क्लास में बताया था विल सेल का इस्तेमाल नहीं होता है, यहीं इसको सेंटेंस को आगे पढ़ने की जरूरत नहीं होती, विल को हटाना। इफ ही वर्क्स हार्ड ही विल श्योरली गेट द जॉब ऑफ हिज चॉइस, इसको क्या करना होता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में रखना होता है। पांचवा, अनलेस आई डू नॉट, अनलेस के साथ कभी भी उसी क्लॉज में नॉट नहीं लगता, एक तो यही है। अनलेस आई डू नॉट सी, अनलेस आई सी हिज टिकट आई विल नॉट लेट हिम सिट हेयर। तो यहाँ पे डू नॉट का इस्तेमाल नहीं होगा, अनलेस आई सी, क्योंकि जब नेगेटिव नहीं रहता है तो डू का इस्तेमाल नहीं करते हैं। अनलेस नेगेटिव होता है लेकिन नेगेटिव सेंटेंस फॉर्म नहीं करते इसमें। तो अनलेस आई सी हिज टिकट आई विल नॉट लेट हिम सिट हेयर। 6th है, बिफोर द पुलिस will come you should better get the anticipatory bail, before the police will come you should better get the anticipatory bail। अब इसमें आपको ध्यान से देखना है, आप घूर के देखिए। अब आपको इसमें करना क्या है, आपको ये देखना है कि जो आपका कंडीशनल सेंटेंस है, जो इफ वाला क्लॉज होता है, क्या उसमें जो है
आप विल का इस्तेमाल करते हो कि नहीं। बिफोर द पुलिस विल केम, कंडीशनल क्या है, बिफोर द पुलिस विल केम। आपको यहाँ पे इस्तेमाल करना है कि बिफोर द पुलिस कम यू शुड बेटर गेट द एंटिसिपेटरी बेल। शुड किस लिए आया है, शुड यहाँ पे सजेशन के लिए आया, शुड यहाँ पे सजेशन के लिए आया है, तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा। बिफोर द पुलिस कम यू शुड बेटर गेट द एंटिसिपेटरी बेल। 7th, वी विल कम टू नो द ट्रूथ आफ्टर द इन्वेस्टिगेशन फिनिश्ड। यहाँ पे देखिए, अभी मैंने आपको बोला कि कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट टेंस वाली नौटंकी, यहाँ पे वो चीज है, यहाँ पे समझिए आप। यू विल कम टू नो द ट्रूथ, तुम ट्रूथ तब जान जाओगे जब इन्वेस्टिगेशन खत्म हो जाएगा। फिनिश्ड, या तो जब फिनिश्ड यहाँ पे लिया हुआ है तो ये विल का कॉम्बिनेशन तो होना नहीं चाहिए था, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे होगा हैव फिनिश्ड। क्या होगा, हैव फिनिश्ड। वी विल कम टू नो द ट्रूथ, हम जो है ये बात, जो बातचीत चल रही है, एक बात ये भी ध्यान रखिएगा कि प्रेजेंट टेंस में ही चल रही है। वी विल कम टू नो द ट्रूथ, हम जान पाएंगे आफ्टर द इन्वेस्टिगेशन फिनिश, जब इन्वेस्टिगेशन है वो खत्म हो जाएगी। तो यहाँ पे हैव फिनिश लगाना पड़ेगा, कंफ्यूज मत होइएगा, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग रहता है। आपको समझना पड़ेगा कि इन्वेस्टिगेशन जब खत्म हो जाएगा, द आफ्टर द इन्वेस्टिगेशन हैव फिनिश्ड वी विल कम टू नो द ट्रूथ। क्वेश्चन नंबर 8, अंटिल द ट्रेन विल नॉट गेट द सिग्नल इट विल नॉट लीव द प्लेटफॉर्म। अंटिल के साथ फिर नॉट का इस्तेमाल हुआ है और विल का भी इस्तेमाल हुआ है। अंटिल द ट्रेन गेट्स द सिग्नल इट विल नॉट लीव द प्लेटफॉर्म, ये सही सेंटेंस होगा। इफ आई हैड मनी आई हैव लेंट इट टू हर। इफ आई हैड मनी, अगर मेरे पास पैसा होता, आई हैव लेंट इट, आई वुड लेंट इट। क्या होगा, आई वुड। हैड के साथ किसका कॉम्बिनेशन लगाते हैं, वुड हैव का, तब जब वो परफेक्ट में होता है, लेकिन यहाँ हैड पोजीशन के उसमें है तो पोजीशन में वुड का इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10th, इफ आई वॉज यू, इफ आई वॉज यू आई वुड नॉट टोलरेट हिम फॉर ए मोमेंट। इफ आई वॉज यू, अगर मैं तुम होता, तो यहाँ पे इमेजिनेशन है, इमेजिन कर रहे हैं कि अगर मैं तुम होता, तो मैंने वहां पे बताया था कि सब्जेक्ट कैसा भी हो वॉच का इस्तेमाल नहीं करते हैं, करते हैं इस्तेमाल वर का। इफ आई वर यू आई वुड, वर का वुड के साथ कॉम्बिनेशन होता है, ऐसा मैंने बताया था। वुड नॉट टॉलरेट हिम फॉर ए मोमेंट। 11th, यहाँ पे ये जो 7th वाला क्वेश्चन है, आप इसको स्टार मार्क करके नोट कर लीजिए, क्योंकि आप कंफ्यूज होंगे, मुझे पक्का पता है। तो इसको 3-4 बार पढ़ेंगे तो कंफ्यूजन आपका दूर हो जाएगा, आपको सेंस में थोड़ा सा आने लगेगा। ऐसी चीज जब भी आपको कंफ्यूज करे, नोटबुक में नोट जरूर कर लीजिएगा, उसमें बार बार पढ़िए, और उस पर्टिकुलर वही वाला सेंटेंस याद हो जाएगा, तो दोबारा सेम सेंटेंस मिलता है, आप चीजों को करेक्ट कर ले जाओगे। सपोज सी डज नॉट एग्री व्हाट कुड वी डू। सपोज सी डज नॉट एग्री व्हाट कुड वी डू, एक ये भी स्टार मार्क कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 11th, इसमें भी थोड़ा सा आपको समझने में प्रॉब्लम हो सकती है, ध्यान से समझिएगा कि सपोज सी डज नॉट एग्री, अगर वह मान लीजिए कि वो सहमत न हुई, तो हम क्या करेंगे, तो हम क्या करेंगे, कैन और कुड में एक पंगा होता है कि कुड जो होता है हम इस्तेमाल करते हैं अगर एबिलिटी का सेंस इस तरीके से आ रहा हो, तो कुड का इस्तेमाल हम पास्ट में करते हैं, लेकिन यहाँ पे पास्ट नहीं प्रेजेंट का सेंस चल रहा है कि सपोज सी डज नॉट एग्री, अगर मान लीजिए वो एग्री नहीं हुई, डज यहाँ पे है, अगर वो एग्री नहीं हुई तो व्हाट कैन वी डू, व्हाट कैन वी डू, यहाँ पे कैन आना चाहिए, कुड नहीं। इसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा, इसमें भी आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो प्रेजेंट के लिए कैन का इस्तेमाल करते हैं, पास्ट के लिए कुड का इस्तेमाल करते हैं। जब रिक्वेस्ट की बात हो तो कुड का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब कुड रिक्वेस्ट की बात ना की जा रही हो, जब कैन, जब सकता वाला सेंस आता है हिंदी में, तो वहां पे जो है प्रेजेंट के लिए कैन का, पास्ट में कुड का इस्तेमाल करते हैं। 12 सपोज इफ, ये आपको देख के याद होगा कि अगर किसी ने मेरी जो है सही से क्लासेस की है तो उसको यही पता चल जाएगा कि सपोज और इफ दोनों एक साथ इस्तेमाल नहीं होगा, या तो सपोज इस्तेमाल कीजिए या तो इफ। तो सपोज काट दीजिए या तो इफ काट दीजिए, ठीक है। एक को इस्तेमाल कीजिए कि इफ यू डू नॉट रीच द स्टेशन इन टाइम व्हाट विल यू डू, या सपोज यू डू नॉट रीच द स्टेशन इन टाइम व्हाट विल यू डू। तो यहाँ पे सपोज काट दीजिए, इफ ज्यादा सही से बैठ रहा है। इफ यू डू नॉट रीच द स्टेशन इन टाइम व्हाट विल यू डू। सपोज भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि मान लो कि अगर तुम नहीं पहुंचे तो तुम क्या करोगे, तो दोनों में से कोई एक इस्तेमाल कर सकते हो आप, ठीक है। और बाकी सेंटेंस में भी चेक कर लीजिए क्या चीजें सही है। डू का कॉम्बिनेशन विल के साथ है, सही है। इफ यू सा ए टाइगर व्हाट विल योर रिएक्शन बी। इफ यू सा ए टाइगर, सी सा सीन होता है, ये है पास्ट इंडेफिनिट सिंपल पास्ट। अब यहां पे विल इस्तेमाल किया है, क्या होगा, वुड। व्हाट वुड योर रिएक्शन बी। 14th है इफ आई हैड टू हाउस, हाउस डी हटा दीजिएगा। इफ आई हैड टू हाउस,
आई वुड हैव गिवन 1 टू यू, आई इफ आई हैड 2 हाउस आई वुड हैव गिवन 1 टू यू। ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पे क्या चीज़ है क्वेश्चन नंबर 14 पे। इफ आई हैड 2 हाउस, यहाँ पे हैड के साथ वुड हैव लगाया है आपको कंफ्यूज करने के लिए। यहाँ हैड पोजीशन दिखा रहा है, पास्ट इंडेफिनिट है, तो आपको सिर्फ वुड का इस्तेमाल करना होगा, हैव का नहीं। कंफ्यूज मत होइएगा, इसीलिए मैं थोड़ा सा क्लियर कर रहा हूँ कि हैड यहाँ पे जो है पोजीशन है, यहाँ पे ये हैड जो है परफेक्ट वाला नहीं है, हैड पोजीशन है, ये मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है, हेल्पिंग वर्ब की तरह नहीं। आई हैड मेरे पास है तो ये मेन वर्ब की तरह है, हैव का सेकंड फॉर्म है हैड, तो इसके साथ सिर्फ वुड आएगा, वुड हैव नहीं। ये कंफ्यूज कराने का एक तरीका होता है, हमेशा एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन रखे जाते हैं। अगर आपकी कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी है, रूल्स की क्लियरिटी है, तो इस तरीके के क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। क्वेश्चन नंबर 15, इफ वी विल हीट ड्राई आइस, यहाँ देखिए इफ क्लॉज में विल घुसेड़ दिया है, गलत है। इफ वी हीट ड्राई आइस इट टर्न्स टू वेपर, इफ वी हीट ड्राई आइस इट विल टर्न टू वेपर। ध्यान रखिएगा कि इफ वी हीट ड्राई आइस इट टर्न्स टू वेपर, यहाँ पे टर्न्स भी ले सकते हो विल के बजाय टर्न्स। जैसे मैंने एक कंडीशन वहाँ पे आपको ये बताया था कि अगर दोनों प्रेजेंट में दिखे, अगर मैं अभी गर्म करे तो अभी वो वेपर में बदल जाए, तो दोनों सेम प्रेजेंट कंडीशन की बातचीत चल रही है, तो देन टर्न सही है यहाँ पे, ठीक है। तो वो जो कंफ्यूजन वाले थोड़े थोड़े क्वेश्चन है यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे हैं, यहाँ पे आप सेंस लगा के समझ सकते हो, इसको भी नोट डाउन कीजिएगा स्टार मार्क करके। सपोज इफ यहाँ पे फिर से आ गया, तो या तो सपोज लगाइए या तो इफ लगाइए, डिस्कस करने की जरूरत ही नहीं है, फर्स्ट पार्ट में है यू आर लेट यू विल बी इन ट्रबल, यहाँ से देख के आप समझ जाएंगे कि जो है यू आर लेट सिंपल प्रेजेंट। अब आर देख के कॉन्टिन्यूस मत समझ लीजिएगा, इज आर एम का सिंपल प्रेजेंट में भी इस्तेमाल होता है। यू विल बी इन ट्रबल, अगर किसी को ये चीज़ें नहीं पता है तो अभी जब हम टेंस पढ़ने चलेंगे तो वहाँ पे जो है इस चीज़ को और क्लियर कर दूंगा मैं। 17, अनलेस ही विल नॉट अंडरस्टैंड, अनलेस के साथ विल नॉट फिर से घुसेड़ा हुआ है, अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ही विल नॉट बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन, बस विल नॉट हटाइए और देख लीजिए विल नॉट दूसरे वाले पार्ट में मेन क्लॉज में है, ठीक है, देन सेंटेंस ओके है। अब 17 क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करके दिए हैं, बाकी मैं आपको दे रहा हूं, आप खुद कीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इजी है। जितना मैंने आपको बताया है अभी, जितने भी रूल्स पढ़ाए हैं इनको खुद आप अप्लाई कीजिए, एक बार देखिए। कोई प्रॉब्लम हो तो व्हाट्सअप नंबर मेरा है वीडियो के स्टार्ट में, आप मुझे व्हाट्सअप कीजिए, और कोई और कन्फ्यूजन हो तो मुझे बताइएगा कि हाँ पर्टिकुलर ये क्वेश्चन सर डिस्कस कर दीजिएगा क्लास में, मैं डिस्कस कर दूंगा। तो मैं स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ, काफ़ी सारे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 से लेके 26, देन 26 से 36, और देन 46 तक। अगर कहीं स्पेलिंग में प्रॉब्लम हो तो आप अपने आप से करेक्ट कर लीजिएगा। सो आज की क्लासेस में इतना ही, नेक्स्ट क्लासेस में कुछ और ऑसम लेक्चर्स के साथ, कुछ और बेहतरीन एग्ज़ाम ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट के साथ मैं वापस से मिलूंगा, और इनका जो है सलूशन अगली क्लास में दूंगा। और एक जो क्लासेस मैंने बात की है कि मैं उसके कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा, वो डिस्कस करने लायक है, तो मैं अगली क्लास में हो सकता हूँ उसको डिस्कस करूँ। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, थैंक यू, बाय बाय।